नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज मैं आपको कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान प्रथम सत्र में प्रकरण नंबर 4 व्यापारी शासक कैसे बने की चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि इसके पहले के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, तो अंग्रेज लोग यहाँ पर व्यापार करने के बहाने आए थे और व्यापार करते करते उन्होंने क्या किया, यहाँ पर खुद का शासन चलाना शुरू किया। ठीक है। अब व्यापारी से वो शासक किस तरह यहाँ पर बढ़े, उसके बारे में इस पाठ में दिया गया है। तो मध्यांतर में विद्यार्थी पुस्तकालय में अध्ययन कर रहे थे। मध्यांतर मतलब कि बच्चों की रिसेस टाइम, उसमें क्या कर रहे थे, तो विद्यार्थी जो है वो पुस्तकालय में अध्ययन मतलब पढ़ रहे थे। जय और मिताली दो बिल्ली और दो बंदर की कहानी को पढ़कर एक दूसरे का मजाक कर रहे थे। पास में बैठे हुए उनके वर्ग शिक्षक ने बतलाया कि बाल मित्रों, यह भी एक नीति है। दो की लड़ाई में लाभ तीसरे को ही होता है। अंग्रेजों ने भी इसी नीति से ही भारत में अपने राज्य का विस्तार किया था। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अंग्रेजों ने कौन सी नीति अपनाई थी, तो फूट डालो और राज्य करो, मतलब दो बिल्ली और बंदर की कहानी। जो कौन पढ़ रहा था, तो दो जय और मिताली नाम के दो विद्यार्थी पढ़ रहे थे। श्रीमान जी, यह किस तरह हुआ, जय ने प्रश्न किया। फिर जय के मन में प्रश्न हुआ कि यह किस तरह हुआ होगा। तो वर्ग शिक्षक ने कहा कि चलो वर्ग में। उन्होंने क्या किया कि चलो क्लास में चलो। मैं आज आपको भारत में आकर अंग्रेजों ने किस तरह से भारतीय राजाओं पर अपनी सत्ता स्थापित की, उसकी बात करता हूँ। तो वर्ग शिक्षक विद्यार्थियों को कहाँ लेकर गए, वर्गखंड में। फिर उन्होंने इसके बारे में पूरी बात जो है वो डिटेल में बताई। 18वीं शताब्दी के अंत में राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेज एक नई राजशक्ति के रूप में उभरने लगे थे। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज भारत में मात्र व्यापार करने के लिए आए थे, जैसा कि मैंने आपको प्रकरण 1 में बताया था। शुरुआत में अंग्रेजों को भारतीय प्रदेशों में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त करनी थी। पहले उन्होंने क्या किया, तो व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की। तो फिर वे पूरे भारत में शासक कैसे बने, ऐसी तो अनेक बातें अंग्रेजी शासन के साथ जुड़ी हुई हैं। मूल उद्देश्य तो वे अपना व्यापार बढ़ाना चाहते थे, इसलिए सरलता के लिए राजकीय शक्ति प्रभाव बढ़ाने के लिए उन्होंने राजनीति अपनाई। उनका क्या उद्देश्य था, तो अपने व्यापार को बढ़ाना था और उन्होंने इसके लिए क्या किया, तो राजकीय शक्ति का प्रभाव डालने के लिए उन्होंने यह जो है राजनीति अपनाई थी। तो उन्हीं राजनीति में से पहली राजनीति क्या आएगी, तो वेलेस्ली की विस्तार योजना। तो वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर जब भारत में आया, तब उस समय इंग्लैंड और फ्रांस के बीच तीव्र स्पर्धा चल रही थी। भारत में फ्रेंच ताकतवर बन गए, इसलिए भारत ने देशी राज्यों में अंग्रेजी सत्ता का विस्तार करने के लिए वेलेस्ली ने एक योजना बनाई थी, जिसे सहायक योजना कहा जाता है। इस योजना को स्वीकार करने वाले देशी राज्यों को अपने राज्य में अंग्रेजी सेना रखनी पड़ती थी, परंतु सेना का खर्च उस देशी राज्य को उठाना पड़ता था। मतलब एक योजना लागू की थी, कौन सी, तो सहायक योजना, मतलब सहायता करना, इसका सामान्य अर्थ होता है। तो अंग्रेजों ने क्या किया था, इस योजना के तहत कि जिस राज्य में मतलब यह योजना लागू पड़ती थी, उस राज्य में क्या होता था, तो उस राज्य में अंग्रेजी सेना जो है वो रखना पड़ता था और उनका पूरा खर्चा कौन देता था, तो उस देश के राज्य को उठाना पड़ता था। इसके साथ ही उस राज्य में एक अंग्रेज प्रतिनिधि रहता था। इस तरह अंग्रेजी सेना और उनके प्रतिनिधि सुरक्षित रहते थे। देशी राज्यों को अंग्रेज सेना मिलती थी, परंतु उनका उपयोग वे कर नहीं सकते थे। मतलब कि बच्चों, देशी राज्य जो थे उनको अंग्रेज सेना मिलती तो थी, लेकिन उनका खर्चा कौन उठाता था, तो देश के राज्य उठाते थे, लेकिन उनका वो उपयोग कर नहीं सकते थे। क्यों
क्योंकि वहाँ का जो प्रतिनिधि था वो कौन था, तो खुद एक अंग्रेज अधिकारी होता था। वेलेस्ली की सहायक योजना के शिकार भारत के अनेक देशी राज्य बन गए, जिसमें निजाम, मैसूर, अयोध्या, गायकवाड़, मराठा आदि राज्यों का समावेश होता है। देशी राज्यों के लिए यह सहायक योजना मीठे जहर की तरह थी। शुरुआत में राजाओं को सुरक्षा और मदद दिखलाई पड़ती थी, परंतु धीरे धीरे वास्तव में तो वह गुलामी का अनुभव करती थी। मतलब शुरुआत में क्या लगता था कि ये जो अंग्रेज हैं ये हमारी सुरक्षा और मदद के लिए हैं, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा था, तो उन्हें गुलाम बनाया जा रहा था। वेलेस्ली को इस विस्तार योजना सहायक योजना के प्रथम शिकार हैदराबाद का निजाम बना। बाद में मैसूर और अयोध्या के राज्य शिकार हुए। तांजोर और कर्नाटक का यही हाल हुआ। मराठा सरदारों के में आपस में झगड़ा करवाकर उन्हें भी अपनी योजना का शिकार बनाया। मतलब कि बच्चों धीरे धीरे ये योजना को उन्होंने विस्तृत किया पूरे देश में। मराठों के साथ लड़ाई करके निजाम को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, इसलिए निजाम ने सर्वप्रथम इस योजना को स्वीकार किया। टीपू सुल्तान का राज्य तो पहले ही अंग्रेजों की हुकूमत में आ गया था। नाना फड़नवीस के अवसान से मराठा संघों के बीच में झगड़ा हुआ। एक के बाद एक मराठा राज्य अंग्रेजों की फूट डालो और राज्य करो की नीति के शिकार हो गए। अयोध्या, गोरखपुर, कर्नाटक, फर्रुखाबाद आदि राज्य एक या दूसरे बहाने से हड़प लिया। इस तरह से 7 वर्ष के समय में वेलेस्ली ने कंपनी का विस्तार किया और अपनी इस योजना के द्वारा कंपनी सत्ता को सर्वोपरि बना दिया था। आप देख सकते हो चित्र में वेलेस्ली दिखाई दे रहा है, ठीक है। 4.3 के चित्र में और 4.2 में जो है वो वेलेस्ली की जो है वो लड़ाई के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। और 7 वर्षों में उसने धीरे धीरे अपना जो है वो कार्यक्षेत्र बढ़ा लिया। अब जो है अंग्रेज पूरे भारत में फैल गए। वेलेस्ली की विस्तार योजना के शिकार मैसूर, निजाम और मराठा सरदार बने। बाद में अंग्रेज उत्तर भारत में आगे बढ़े। नेपाल ने भय के कारण उनके साथ मित्रता की। उसके बाद अंग्रेजों ने सीमा पर युद्ध किया। सिख महाराजा रणजीत सिंह के साथ मित्रता की और अफगान विद्रोह में जीत प्राप्त की। सिंध में भी यह सत्ता स्थापित की। सिखों की बढ़ती हुई ताकत को देखकर अंग्रेजों ने सिख साम्राज्य हड़पने की कोशिश की। मतलब कि सिख जो थे वो बहुत ही ताकतवर थे और उनको देखकर अंग्रेजों के मन में क्या हुआ कि हमें जो है वो सिख साम्राज्य को हड़पना चाहिए, और उन्होंने कोशिश की, लेकिन उसमें क्या हुए, नाकाम हुए। परंतु जब तक पंजाब में रणजीत सिंह का राज्य था तब तक उन्हें सफलता प्राप्त करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए महाराजा रणजीत सिंह के साथ मित्रता की। रणजीत सिंह उस समय में शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने राज्य की सुरक्षा के लिए यूरोपीय अफसरों की सहायता से मजबूत सेना का निर्माण किया था। आसपास के अधिकतर प्रदेशों पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। उसके अवसान के बाद पंजाब में अराजकता फैल गई। रणजीत सिंह जीवित रहे तब तक पंजाब के प्रशासन में अंग्रेज लोग हस्तक्षेप करने का साहस नहीं कर सकते थे। अब उन्हें अवसर प्राप्त हो गया। हार्डिंज गवर्नर जनरल के रूप में भारत में आते ही उसने सिख साम्राज्य को भेदभाव की नीति से अंग्रेजी शासन के नीचे ला दिया। ठीक है ना बच्चों, तो इस तरह की उन्होंने नीति अपनाई। उसके बाद हार्डिंज आए और हार्डिंज ने क्या किया, तो जो सिख साम्राज्य है उसको भेदभाव की नीति से जो है अंग्रेजी शासन के जो है नीचे ला दिया। अब उसके बाद डलहौजी की हड़प नीति। वेलेस्ली की विस्तार योजना हिंदी राज्यों को पराधीन बनाने की योजना थी। वेलेस्ली की योजना को स्वीकार करने वाले राज्य अंग्रेज के मित्र माने जाते थे। इन राज्यों को बाह्य या आंतरिक भय न होने के कारण लापरवाह होते गए, जिससे उनकी व्यवस्था में कमी आने लगी। राजाओं के इस तरह के व्यवहार के कारण राज्य व्यवस्था में अव्यवस्था फैल गई। अंग्रेज नीति का यह परिणाम था। यह एक प्रकार का षड्यंत्र था। इसमें भारतीय शासक फंसते गए। राज्यों में फैली हुई
अव्यवस्था को दूर करने के बहाने राज्यों के आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। किसने? अंग्रेजों ने। शुरुआत में कंपनी सरकार कितने ही प्रदेशों में फैली हुई थी, अव्यवस्था के बहाने उनको हड़प लिया। बाद में ब्रह्म प्रदेश, वर्तमान समय में म्यांमार और पंजाब प्रांत को भी हड़प लिया। जो आश्रित राजा निसंतान थे, उनकी मृत्यु के बाद उनके राज्य को हड़प लेते थे और इस तरह सतारा, झांसी, नागपुर आदि राज्य हड़प नीति के शिकार हुए। तो बच्चों, ये डलहौजी ने भी एक नीति बनाई हुई थी। कौन सी? तो हड़प नीति, मतलब राजा के साथ युद्ध करके उसको परास्त करके उसके राज्य को हड़प लेना। और दूसरी जो थी कि जो राजा के पुत्र नहीं होते थे, उनका जो है उनका राज्य जो है वो अंग्रेजों के अधीन हो जाता था, जिसका शिकार सतारा, झांसी, नागपुर आदि हुए। भारत में अधिक उत्पादन करने वाले प्रदेश जैसे कि चाय, कॉफ़ी का प्रदेश, कपास का प्रदेश हस्तगत करके गोरे व्यापारियों को करोड़ों रुपए की आय करवाने का आशय डलहौजी का था। ब्रिटिश साम्राज्य को मजबूत बनाने और शासन की सुविधा के लिए डलहौजी ने भारत में कई सुधार किए थे। उसके समय में भारत में मुंबई से थाना तक सर्वप्रथम रेलवे लाइन की शुरुआत हुई। कभी काल प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई? तो बच्चों, 1853 में मुंबई से थाने के बीच में जो है वो रेलवे लाइन शुरू हुई। इसी सन 1853 में आधुनिक डाक पद्धति भी उसके समय में शुरू हुई। मतलब 1853 में 2 कार्य हुए। कौन कौन सी? तो डाक पद्धति आई और दूसरा रेलवे की शुरुआत हुई। इस समय में भारत और इंग्लैंड के बीच टेलीग्राम व्यवहार शुरू हुआ। डलहौजी ने बाल विवाह प्रतिबंधक कानून और विधवा पुनः विवाह कानून पारित किया। उसके समय में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार हुआ और ईस्वी सन 1857 में भारत में प्रथम 3 यूनिवर्सिटी मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में शुरू हुई थी। और इस तरह यह सुधार मूलतः अंग्रेज शासन के विस्तार और व्यवस्था की सरलता के लिए था, जिसका भारतीय प्रजा को बाद में लाभ हुआ। परंतु इसके लिए भारतीय प्रजा को बहुत कुछ सहना पड़ा। मतलब कि जो ये डलहौजी ने ये सब कार्य किए थे, तो इसके लिए भारतीय प्रजा को बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन बाद में इसका लाभ भारतीय प्रजा को हुआ। बल्कि ये सब करवाने के पीछे किसका लाभ चाहता था डलहौजी? तो वो अंग्रेजों का लाभ चाहता था। अब उसके बाद जो है हड़प नीति और सहायक योजना से अंग्रेजों ने लगभग संपूर्ण भारत में सत्ता स्थापित कर लिया। ऐसा क्यों हुआ होगा? तो क्योंकि उन्होंने नीति अपनाई थी, फूट डालो और राज्य करो। 1857 में अंग्रेजों की विजय ऐसे शीर्षक वाली इंग्लैंड की एक पुस्तक आपके हाथ में आती है। आप उसे पढ़ते हैं। अब आप उस पुस्तक के बारे में कैसी प्रतिक्रिया या प्रतिचार कर देंगे, उसके बारे में बताइए। तो ये बच्चों में आपको बाद में बताऊंगी। प्रजा का असंतोष। सहायक योजना के बाद लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया। प्रजा का अंग्रेजी शासन के प्रति असंतोष दिखलाई पड़ने लगा। आप क्रांति और मंगल पांडे फिल्म देखे होंगे। यदि ना देखी हो तो देख लीजिए। इस समय भारतीय प्रजा पर अंग्रेजों की दमन नीति साफ दिखलाई पड़ रही थी, जिसमें लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किए गए सुधारों के कारण आग में घी डालने जैसी स्थिति बन गई थी। रेलवे और डाक कार की सुविधा, उच्च शिक्षा की व्यवस्था अधिकतर लोगों को प्रभावित करने लगी थी। पुरानी विचारधारा को मानने वाले लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज हमारी संस्कृति का विनाश कर रहे हैं। अंग्रेजों के द्वारा किया गया सुधार तो उनकी व्यवस्था की सुगमता के लिए किया गया था। भारतीय प्रजा को उससे लाभ भी हुआ था, परंतु उसके लिए भारतीयों को अधिक कीमत चुकानी पड़ी। लोगों में असंतोष की आग तब विस्फोट के रूप धारण करने लगी। यह असंतोष अर्थात 1857 का आंदोलन। ठीक है ना बच्चों? तो यहाँ पर जो है ये पाठ जो है वो पूरा होता है और स्वाध्याय आपको घर से लिखना है।